कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म को ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। यदि याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे स्वाद की पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। छालीना इसी तरह मतलब क्षार होगा तो लाल से नीला कर देगा, अगर अम्ल है तो नी से ला कर देगा, ती से अनीला हो जाएगा। अनीला शॉर्टकट में कर सकते हैं और छाला नी कह सकते हैं। लिटमस की एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार की हल्दी टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़ों पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप सिंथेसिस सूचक जैसे कि मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थीन का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार जैसे कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। सही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली सभी उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन पौधों से निकाला जाता है। प्रायः ये सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारी, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। इंडिकेटर भी मान सकते हैं, ये सब इंडिकेटर होते हैं। इसकी एक प्रश्न है, आप कर सकते हैं। आपके 3 प्रणाली दी गई है, इनमें से एक में आश्रित मतलब शुद्ध जल होता है तथा शेष 2 में से एक से अम्लीय विलयन तथा दूसरा में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अम्ल एवं क्षार की रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, COH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, COH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के एक नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन में एक एक बूंद वाच ग्लास की बारी बारी से रखिए। सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से इसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनाइल्फ्थीन तथा मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए एक विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है, अपने परीक्षण को सारणी 2.1 में लिख सकते हैं। विलयन का नमूना ले लीजिएगा। लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, फिनाइल्फ्थीन और मेथिल ऑरेंज विलयन ले लीजिएगा। कुछ रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न हो जाते हैं। इन्हें गंधी ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए हम इन सूचकों की जांच करते हैं। बारीकी से कटी हुई प्याज, एक स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैली से लीजिए, थैले में कसकर बांध दीजिए और पूरी रात फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें
से 2 टुकड़े लीजिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर इससे एक टुकड़े पर NaCl की कुछ बूंदे तथा दूसरे पर हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की विलयन की कुछ बूंदे डालिए। दोनों टुकड़ों के जल से धोकर उन्हें गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने परीक्षण को लिखिए। अब थोड़ा तन वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंध की जांच कीजिए। एक प्रणाली में NaCl विलयन एवं दूसरे में NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर इसे हिलाइए। उसकी गंध को पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार NaCl एवं NaOH के साथ लौंग के तेल ऑलिव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच करें। अपने परीक्षण को दर्ज कीजिए। आपके परीक्षण के आधार पर वैनिला प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी के गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल या क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं पर चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लीजिए। एक प्रणाली में लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए तथा इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जी गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं। आप क्या परीक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे कि HCl HNO3 CH3 COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में परीक्षण के समान है या भिन्न। ये स्टैंड ले लीजिए, प्रणाली ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, दाने जिंक के टुकड़े ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले प्रवाहित कर दीजिए और प्रवाह नली ले लीजिए। फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। मोमबत्ती के सामने ले जाने पर हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले में साबुन का विलयन ले लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अपक्रिया में धातु अम्लों से की हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु से लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आपने जिन अपक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप इनका समीकरण लिख सकते हैं? इस एक प्रणाली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लिखिए। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड की घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाएं को दोहराइए और अपने परीक्षण को लिख लीजिए। इस अपक्रिया में निम्न प्रकार से लिखा जाता है: 2NaOH एक्वस प्लस ZnS से Na2ZnO2 सॉलिड सोडियम जिंकेट बनता है प्लस H2। आप देखेंगे कि अपक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं? थीसेल फेनल की स्टैंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकास प्रणाली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रणाली। सोडियम कार्बोनेट 2 प्रणाली लीजिए, उन्हें A एवं B से निम्नलिखित कीजिए। प्रणाली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए एवं प्रणाली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। दोनों प्रणाली में लगभग 2 ml HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.1 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैसों के चूनों की पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रभावित कीजिए तथा अपने निरीक्षण की अपकलित कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजार उपरोक्त क्रियाकलाप से होने वाली अपक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है: Na2CO3 सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस से बनाता है। 2 NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस बना देता है। प्रणाली B में इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaHCO3 सॉलिड प्लस HCl से क्रिया करके NaCl प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस बना देता है। इसी तरह उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर COH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 बना देता है। CaCO3 सॉलिड प्लस H2O और लिक्विड बना देता है। श्वेत अवक्षेप निकल जाता है। चूने के पानी के साथ अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अपक्रिया होती है: CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 से CaHCO3 एक्वस बनता है। जल में विलयशील होता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन, खड़िया, चाक या संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट
हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: धातु कार्बोनेट अम्लिक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल से लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं? प्रणाली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फिनोल्फथालीन विलयन मिलाइए, डालिए। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अपक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथालीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड से कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फथालीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? अपने विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: NaOH aqueous प्लस HCl aqueous से NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड बन जाता है। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: क्षार प्लस अम्ल से लवण प्लस जल बनाता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसे धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाइए। विलयन में रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अब आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड भूल जाता है। विलयन के नीला हरित रंग अपक्रिया में कॉपर सेकेंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले समानता अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं: धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस जल देता है। उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया क्रियाकलाप 2.5 में अपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुए अपक्रिया को देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया को समान है, तो यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखना चाहिए? धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के लिए समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे? कोई धातु ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में 1 से कैल्शियम क्लोराइड है तो उस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं? भाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म में समानता क्यों होती है? क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होती है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे जांच करेंगे। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कर्क पर 2 कीले लगाकर किलो में 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.1 के अनुसार किलो में 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा सा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों में ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने परीक्षण क्या किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? बल्ब हो गया, स्विच हो गया। 6 वोल्ट की बैटरी से बीकर से कील तनुकृत अम्लीय विलयन और रबर का कॉर्क लगा दीजिए। जल में अम्ल की विलयन विद्युत चालक करता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं
करते हैं। बल्ब के जलने के से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ तथा ऋण आयन जैसे HCl में Cl - HNO3 में NO3 - CH3COOH में CH3COO- तथा H2SO4 में SO4 2- होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों की उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराया है। ये इस क्रियाकलाप के परिणाम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जाँच करें। 180 ml शुष्क प्रणाली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण उपस्थित कीजिए। प्रणाली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है। इसी प्रकार उत्सर्जित गैस को सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र की जांच कीजिए। किसी स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न अम्लीय गुणों के बारे में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तन HCl गैस प्लस और HCl। अध्यापकों के निर्देश यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली गैस शुष्क नली से प्रवाहित करना होगा। ड्रॉप H2SO4 भरा हुआ प्रणाली पकड़ने वाले चिमटा, प्रणाली सोडियम क्लोराइड आदर लिटमस पत्र निकास नली कार प्रणाली पकड़ने वाले चिमटा और कैल्शियम क्लोराइड का रक्षक नली। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक्कृत नहीं हो सकते। H3O + Cl- हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O को दर्शाता है। H+ H2O से H3O। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O अथवा H+ एक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किस क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaOH सॉलिड H2O से Na+ एक्वस + OH- एक्वस बनता है। KOH सॉलिड से H2O K+ एक्वस + OH- एक्वस बनता है। MgOH का अल्ट्राई सॉलिड से H2O Mg+2 एक्वस + 2HO- एक्वस बनता है। क्षारीय जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षारक कहते हैं। सभी इस क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक क्षार होती हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होती हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षार होते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ एक्वस तथा सभी क्षारक OH- एक्वस उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक से लवण प्लस जल मिलता है। जैसे HX + MOH कोई MX + H2O यानी H+ एक्वस + OH- H2O + OH। आइए हम देखें कि जल अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। क्रियाकलाप 2.1 में बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार पर को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी उपयुक्त क्रियाकलाप सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा ये तथा अपने परीक्षण को लीजिए। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी को चिन्ह कीजिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जल या में अम्ल या क्षारक मतलब दोनों सिचुएशन में ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक लर्न कर लेंगे ऊष्माक्षेपी होती है। जल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। शानदार अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा का कारण मिश्र अस्फलित होकर बाहर आ जाते हैं तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप
के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है कांच के एक पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कैन, डिब्बा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बोतल पर चेतावनी के चिन्ह 2.1 में प्रदर्शित को ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव तथा अम्लिक OH- की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं तथा अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। अम्ल का तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल में जल को मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचक के उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में आप H+ तथा OH- आयनों के विलयन की सांद्रता कम होने तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या आप किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है। इसको जानने के लिए हमें सर्वाधिक सूचकांक जो अनेकों सूचक का मिश्रण होता है इसका उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सर्वाधिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता की विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसके pH स्केल कहते हैं। इस pH में p सूचक पूषांक यानी पेंटेज जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। pH स्केल की मान्यता 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारकता तक pH का ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः भाषा में pH को एक ऐसी इस संख्या के रूप में देखना चाहिए कि जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को दर्शाए। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। अर्थात pH सर्वाधिक सूचकांक को अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति उदासीन और बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति तो H+ आयन इधर बढ़ता है 0 की तरफ और OH- आयन 14 की तरफ बढ़ता है। तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, H+ आयनों की सांद्रता में कमी। H+ एक्वस प्लस OH- एक्वस की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता दर्शाई गई है। अब दिए गए सारण में विलयन pH के मान की जाँच कीजिए और अपने परीक्षण को आधार पर प्रत्येक पदार्थों की प्रकृति क्या है। लार खाने के बाद, खाना खाने के पहले विलयन के खाना खाने के बाद लार को नींबू रस के लिए कर सकते हैं, रंगीन वाइट पेपर, गाजर के रस के लिए, कॉफ़ी के लिए, टमाटर के रस, जल का नल के लिए 1 NaOH के लिए, 1 HCl के लिए, जठर रस के लगभग 1.2 होता है, नींबू रस के लिए लगभग 2.2 के बीच में होता है। शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.9, नीसिया के लिए 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के लिए 14 होता है। कुछ समानता पदार्थों के लिए pH को पत्र पर दिखाया गया है। केवल रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिया गया है, रंग से आप लोग इंडिकेट करें। ठीक। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे कि 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप
अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधों एवं पशु पीएच के लिए संवेदनशील होते हैं? हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच करता है। जीवित प्राणियों में केवल संकीर्ण में पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल में पीएच का मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा में जल जब नदी में प्रवाहित करता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी के जलीय जीवधारियों के लिए उत्तरजीवित कठिन हो जाता है। दूसरे ग्रहों पर अम्ल पदार्थ। शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बगीचे में मिट्टी की पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप 2.1 के अनुसार उसके पीएच की जांच कीजिए। इस बात को भी ध्यान दीजिए कि जो मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। एक प्रणाली में 2 ग्राम मिट्टी रखिए और उसमें 5 ml जल मिलाइए। प्रणाली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री में को छानिए एवं प्रणाली को निस्संदेहतः एकत्र कीजिए। सर्वाधिक सूचक पत्रों की सहायता से इसे निस्संदेह के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संदर्भ में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन के अनुभव होता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटासिडिक जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही उपचार आपने आवश्यक सुझाया होगा कि एंटी एसिडिक अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल के रूप से बना होता है जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने के पर यह क्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अविशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों की निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमेह से मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी की डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाली बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उपजता है और पत्तों के डंका नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधों की पत्ती गड़ाकर किया जा सकता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डांक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि आप जान गए होंगे कि अगर अगली बार पहाड़ों पर चढ़े तो गलती से नेटल पौधे को छुए जाने पर आपको क्या करना होगा? क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? सिरका। कुछ प्राकृतिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध, दही लैक्टिक अम्ल। संतरा में स्ट्रिक
सिट्रिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, चींटी के डंक मारने मेथेनाइक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, नेटल का डंक मेथेनाइक एसिड। इस प्रश्न में आपके पास 2 बिलियन ए और बी। बिलियन ए में पीएच का मान 6 है तथा बिलियन बी के पीएच का मान 8 है। बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय? एच प्लस आयन की सांद्रता का बिलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या क्षारीय बिलियन में एच प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारीय क्यों होते हैं? कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। लवण के संबंध में जानकारी। पिछले भागों में आप विभिन्न अपक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा होगा। आइए इनके निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार नीचे दिए गए लवणों के रासायनिक सूत्र हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनिया क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिनके उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्यतः धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जैसे कि NaCl, N2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl, KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवार की पहचान कर सकते हैं? निम्नलिखित 2.14 क्रियाकलाप निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हों जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्वित जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जाँच कीजिए एवं पीएच के पेपर का उपयोग कर इनके पीएच के मान का पता लगाइए। कौन से लवण जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हैं? लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। अपने परीक्षणों का सारणी 2.4 में लिखिए। नमक का पीएच अयुक्त अम्ल, प्रयुक्त अम्ल, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण का पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवणों के पीएच का मान 7 से कम होता है। ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ये क्षारीय होता है। साधारणतः नमक से रसायन आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का अभिक्रिया से उत्पन्न लवणों को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इन्हीं लवणों का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुलते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवणों के निक्षेपित होता है। बड़े आकार में के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों को व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारणतः नमक रसायन का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारणतः नमक हमारे दैनिक उपयोगों के कई पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोछाल प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड से 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2O गैस मध्य क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए 3 उत्पाद उपयोगी होते हैं। चित्र 2.8 में इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है।
जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, रोगाणुनाशक, सीएफसी कीटनाशक, Cl2 गैस निकलती है, नोट प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, H2 गैस इथेन, मार्गरीन, खाद्य के लिए अमोनिया, Cl माइनस, OH माइनस, Na प्लस और H प्लस विलयन झिल्ली में चलाते हैं, नमक का घोल बना देते हैं, नमक के घोल NaOH के साथ धातु की ग्रीज हटाने के लिए, साबुन या अपमार्जक कागज बनाने के लिए मिक्स फाइबर क्लोरोक्षार प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण उत्पाद है ब्रिंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्रिंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का अल्ट्राइज पर क्लोरीन की क्रिया के ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ब्रिंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। CaOH का अल्ट्राइज प्लस Cl2 से CaOl2 प्लस H2O। ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र खाद्य उद्योग में सूती एवं लिनेन के ब्रिंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़े के ब्रिंजक के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एवं उपचार के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ा आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थों के रूप में किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaHCO3 अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्लीय को उदासीन करने में किया जाता है? एक दुर्बल अक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इस गर्म करने पर निम्न क्रियाएं होती हैं। 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊष्मा करने पर N2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलाया जाता है तो निम्न अपक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण निकल जाता है। किसी अम्ल से करा सकते हैं आप। इस अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठा या फूल उभारा जा सकता है। इससे ये मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिडिक का एक संघट्य है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता का उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O धोने का सोडा एक अन्य रासायनिक जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकृत से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O से Na2CO3 10H2O बना देता है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। 10H2O को यह दर्शाता है कि क्या यह Na2CO3 को आदर बनाता है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडा सोडियम कार्बोनेट के उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर के साफ सफाई के लिए भी होता है। जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? परख नली से चेक कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथनांक नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? क्वथनांक नली में क्या जल की बूंद नजर आती है? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंद डालिए। क्या
आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? किसी क्रिस्टल का जल हटाना, बर्नर ले लीजिए और परख नली पकड़ने वाली चिमटा को अथनांग नली, जल की बूंदे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल ले लीजिए और हीट कर दीजिए। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलों का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हटाता जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवणों के एक सुई सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मगर कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 2H2 होता है। अब हम इस लवण का उपयोगों पर ध्यान देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 273 केल्विन गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट CuSO4 1/2H2O बनाता है। ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई पट्टियों की सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CuSO4 2H2O प्लस 1/2H2O तो CuSO4 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ होता है। जल के आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CuSO4 की 2 इकाई जल सूत्र के एक अणु के साथ साझेदारी करती। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट के सामान एवं सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? CaOCl2 यौगिक के प्रचलित नाम बताइए। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसमें क्लोरीन से क्रिया करके बेंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल की मृत्यु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल की अपक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। आपने क्या सीखा? अम्ल, क्षार, सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। इनका उपयोग अम्ल या एवं क्षारकों की उपस्थिति में सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयनों आयनों के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयनों के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। साथ ही संगत लवणों का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु के संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग में की जाती है जो विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के लिए pH का मान 7 से कम, क्षारीय विलयन के लिए pH का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH के एक इष्टतम सीमा तक में होती है। सभी सांद्र अम्ल या क्षारकों के जल के साथ मिश्रित करने एवं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे की उदासीन के लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों में लवणों की कई उपयोग हैं। इसके लिए अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते अब नी और अनीला आप लर्न करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अगर क्वेश्चन नहीं आते तो आप कमेंट करेंगे और क्वेश्चन हम आपको सलूशन में करा देंगे। सामूहिक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं और आपकी यहाँ पे दे रखा है ये क्रियाकलाप करने के लिए।
अध्याय 2 में आप पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 में चलते हैं, धातु एवं अधातुओं के बारे में। कक्षा 9 में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार के तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाए। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातुओं के उपयोग पर विचार कीजिए और आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों के धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार के गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं। हमें इनके कुछ गुणधर्म पर विस्तारित का अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण धातु, इन पदार्थों के भौतिक गुणों की तुलना करके समूह में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हमें निम्न क्रियाकलापों की सहायता होती है। लगभग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलाप के लिए धातुओं क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं की आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठा कीजिए। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूने कैसे दिखाई देते हैं इस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसे स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इन गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं के तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु के एक टुकड़े पकड़िए। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर उसे सूखा कीजिए। वॉच ग्लास पर रखकर उसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने देखा कि धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक खंड भर रखकर 4 से 5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने देखा कि अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए तो इन धातुओं का आकार में कोई परिवर्तन को लिखिए। आप देखा कि धातुओं को पीटकर पहली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने एवं चांदी सबसे अधिक अघातवर्ध धातु हैं। इन धातुओं को सूची बनाइए जिनके तार आपको अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। धातु के पतले तारों के रूप में खींचिए तथा क्षमता की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धनीयता तन्यता के कारण धातुओं को हमारे अन्य प्रकार से दिया जा सकता है। क्या आप कुछ अधातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इनका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर के तार लीजिए। कॉपर क्लैप को स्टैंड से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर एक मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से फ्लैग के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अपने परीक्षण को लिखिए। इन धातुओं का तार द्रवित होता है। धातु का तार, स्टैंड, कॉपर स्टैंड, तार का खुला सिरा, पिन और मोम। ऊष्मा धातु की सुचालक होती है। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु के ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड, मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या धातु विद्युत भी चालक है? आइए अब इसका पता लगाते हैं। एक बैटरी ले लेंगे। इस तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए और जिस धातु की जांच करनी है उस परिपथ के टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच इस प्रकार रखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया। एक बल्ब को जलता है तो इस प्रकार पता चल जाता है कि यह धातु है, यह धातु। बैटरी और फिलिप देखा रखा है आपको, क्लिप और बल्ब जांच के लिए धातु के एक टुकड़े। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर में बिजली पहुँचती है उस पर पॉली वाइनिल क्लोराइड पीवीसी की तरह रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों को परत क्यों कहते हैं? जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वह कोई कागज उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनित्वक यानी सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि
कुल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि वो आवाज़ देती है। सिंपल सा सोच सकते हैं बच्चे हो। अधातु, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के सामान्य अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 3.7, कार्बन या कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन धातुओं को 3.1 से 3.4 तथा 3.6 की क्रियाकलापों को दोहराइए। अपने परीक्षण को कीजिए। धातु और धातु से संबंधित परीक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कर लीजिए। तत्व चिन्हित सतह का प्रकार, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिकता या सोनोरस कहते हैं। 3.1 में लिखे परीक्षण के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्म की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही तत्वों का परिगणन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा होगा कि धातुओं का गलनांक अत्यधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती हैं। कार्बन ऐसा अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनके चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक अस्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय या क्षारीय। जब सल्फर के चूर्ण को दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक प्रणाली रख दीजिए। इस प्रणाली में जल डालकर उसे एक अच्छी तरह से मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय? क्या आप इन अपक्रिया के समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घोलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। लगभग अगले भाग में आपको अधातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर द्रवित होती हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्य के अर्थ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग 3.21 और से 3.24 में पढ़ेंगे। के लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अपक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। निम्न क्रियाकलापों को शैक्षिक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु के चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराएं। इसमें उत्पन्न पदार्थों को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातुओं की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु की दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पादों में जल घुलनशील था? लगभग सभी
धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन से धातु ऑक्साइड, उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। 2Cu + O2 क्रिया करके 2Cu वो बनाता है कॉपर से, कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। 4Al + 3O2 क्रिया करके 2O3 बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अपक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल या तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारकों के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अपक्रिया करता है। Al2O3 + 6HCl से 2AlCl3 + 3H2 बनता है। Al2O3 + 2NaOH से 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट + H2 बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल के घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। Na2O सॉलिड + H2O से क्रिया करके NaOH एक्वस देता है। K2O सॉलिड + H2O लिक्विड से क्रिया करके 2KOH एक्वस देता है। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अपक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अपक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अपक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौचूं डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर की दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातुओं पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। एनोडीकरण, एनोडोजिंग एल्युमिनियम की पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। OI के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संरक्षण से बचाती है। इसे परत पर को मोटा करके इसे संरक्षण से अत्यधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इससे ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम को आकर्षित वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 3.1 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अपक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अपक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अपक्रियाशीलता, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अपक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अपक्रियाशीलता को देखकर हमने इन धातुओं की अपक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है। क्रियाकलाप 3.10 सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह सामान्य धातुओं के एक नमूने एकत्र कर लीजिए। ठंडे जल के आधे भरे बीकर में एक नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए कि कौन सी धातु ठंडे जल में से अपक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैर लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करती उसे ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म करने पर आधे भरे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करती उन्हें चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अपक्रियाशीलता को परीक्षित कीजिए। कौन सी
जल के साथ अब क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को और एक क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। ये आपका पूरा फंक्शन हो गया। इसमें जल से भीगा हुआ कांच तंतु ले लीजिए, धातु बीच में रख दीजिए, बर्नर से हीट करिए, क्वथनांक नली लगा दीजिए, स्टैंड क्लैंप कर दीजिए, निकास नली लगा दीजिए, गैस जार लगा दिए, H2 गैस निकलने लगती है और स्टैंड लास्ट में द्रोमणी धातु पर भाप की क्रिया विधि। जल के साथ अब क्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलकर धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अब क्रिया नहीं करती। जल प्लस धातु क्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देती है। धातु ऑक्साइड प्लस जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड देती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अब क्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अब क्रिया तेज तथा उसमें छिपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। 2K सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड से क्रिया करे 2KOH एक्वस प्लस H2O गैस प्लस उसमें ऊर्जा दे देती है। इसी तरह सोडियम 2Na सॉलिड प्लस 2H2O इससे रिएक्शन करके 2NaOH प्लस H2 गैस प्लस उसमें ऊर्जा देती है। जल के साथ कैल्शियम की अब क्रिया थोड़ी धीमी होती है या उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। Ca सॉलिड प्लस 2HO लिक्विड से CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस H2O। क्योंकि उपरोक्त क्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अब क्रिया नहीं करती, परंतु गर्म जल के साथ अब क्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं जल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्युमिनियम आयरन तथा न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अब क्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अब क्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान कर देती है। 2L सॉलिड प्लस 2H2O गैस L2O3 सॉलिड प्लस 3H2O बनाती है। इसी तरह 3Fe प्लस 4H2O गैस Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2O। तो लेड कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अब क्रिया नहीं करती। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अब क्रिया करती हैं? आप पहले यह अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अब क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु प्लस धनु अम्ल से लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार की अब क्रिया करती हैं? आइए पता करते हैं। सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कर लीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उसे साफ कर लीजिए। सावधानी सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अपक्रिया करते हैं और आग लग जाती है, खट धर लगा। नमूने को अलग अलग तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अब युक्त परखनली में डालिए। थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार लटका दीजिए कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अपक्रिया करती है? आपने किसी धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है? तनु अम्ल के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक तथा आयरन की अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NaNO2 को अपचयित हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम Mg तथा मैग्नीज Mn अति तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करती है। क्रियाकलाप 3.11 में अपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इसी स्थिति में अपक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अब क्रियाशीलता का क्रम में घटती हैं, जैसे Mg सबसे अधिक रिएक्टिविटी, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब लोहा। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं न ही ताप पर कोई परिवर्तन होता है। तो इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अपक्रिया नहीं करता। एक्वारेजिया रॉयल जल
का लैटिन शब्द है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ताज़ा मिश्रण होते ही यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले की यह क्षमता नहीं होती। एक्वा-रेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक है। यह उन विलायकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ रखता है। अन्य धातुओं लवणों के विलयन के साथ धातुओं कैसे अभिक्रिया करती हैं। कॉपर एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर की तार को प्रज्ञाली में रखें, आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरे प्रज्ञाली में कॉपर सल्फेट के विलयन के में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद आपने परीक्षण का रिकॉर्ड कीजिए। आपको किसी प्रज्ञाली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षण का क्रियाकलाप 3.9 से 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपक्रियाशीलता धातु अपने से कम अपक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था में से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अपक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ अपक्रिया धातुओं की अपक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकारकों के साथ अपक्रिया नहीं करती। इसके लिए हम सभी धातुओं के नमूने को अपक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। अपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अपक्रिया का अध्ययन किया वह धातुओं की अपक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन में विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अपक्रियाशील होता है। कार्क धागा प्रज्ञाली स्टेन, तांबे का तार, आयरन सल्फेट का विलयन, लोहे की कील और लोह प्रज्ञाली में लोहे की कील, कॉपर सल्फेट में विलयन की लोहे की कील। दूसरी बार ये हो गया। धातु ए प्लस लवण बी से क्रिया करके ए का लवण विलयन प्लस धातु बी अलग हो जाता है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षण के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अपक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 में निम्न श्रेणी सारणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातु की अपेक्षा अपक्रियाशीलता है। जैसे पहला सोडियम सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है। सोडियम से पहले पोटेशियम, पोटेशियम सबसे अधिक होता है, तब सोडियम, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन घटती हुई अपक्रियाशीलता। हाइड्रोजन बाद कॉपर, तब जाकर मरकरी पारद कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड सबसे कम अपक्रियाशील होते हैं। प्रश्न बन गया आपके कि सोडियम को केरोसिन में डूबे कर क्यों रखा जाता है। डुबाकर क्यों रखा जाता है। इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ABCD के 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाल दी गया है। इस परिणाम के लिए निम्न प्रकार के सारणीबद्ध तरीके आयरन थर्ड, सेकेंड सल्फेट, आयरन कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। कोई अपक्रिया नहीं, विस्थापन कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, विस्थापन कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं, विस्थापन अपक्रिया कर देता है। सिल्वर नाइट्रेट सारणी का उपयोग में धातु ABCD के संबंध के निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी होती है। धातु बी पर कॉपर सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाल जाए तो क्या होगा। धातु ABCD में अपक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाशीलता धातु को तन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन से गैस निकलती है तथा आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। जिंक के आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डाल करने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। अधातुएं और धातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। ऊपर क्रियाकलाप में आपने कई अपकर्मों के साथ धातुओं की अपक्रिया देखी। धातुएं इस प्रकार की अपक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं, कक्षा 9वीं में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को श्रवण
स्मरण कीजिए, याद कर लीजिए कि कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों कुछ धातुओं तथा अधातुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सरण 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यता कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह आपने एम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तब एल कोष के इसका बाह्यतम कोष बनना जाता है, जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित होते हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करती है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋणावेश प्राप्त करता है, क्योंकि उसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके लिए KLm कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसीलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम के लिए 2 इसका परमाणु संख्या होती है। इसकी कोष के में बस 2 इलेक्ट्रॉन, नियान के लिए 10 होता है परमाणु संख्या, इसके लिए के में 2 और एल में 8 हो जाता है। आर्गन के लिए 18 होता है, इसके लिए के में 2, 8, एल में 8, एम में 8 हो जाते हैं। धातु सोडियम के लिए परमाणु क्रमांक 11, इसके लिए 2, 8, 1 होता है। मैग्नीशियम के लिए 12, 2, 8, 2 होता है। एल्युमिनियम के लिए 13, तो 2, 8, 3 हो जाता है। पोटेशियम के लिए 19, 2, 8, 8, 1 हो जाता है। कैल्शियम के लिए 20 परमाणु क्रमांक 2, 8, 8, 2 हो जाता है। धातुओं के लिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु क्रमांक होता है, इसके लिए 2, 5 हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए वो तो 8, तो 2, 6 हो जाता है। फ्लोरीन के लिए 9 परमाणु क्रमांक, तो इसके 2, 7 हो जाता है। फास्फोरस के लिए 15 होता है, तो 2, 8, 5 हो जाता है। सल्फर के लिए 16 होता है, 2, 8, 5, 2, 8, 6 हो जाता है। क्लोरीन के लिए 17 होता है, 2, 8, 7 होता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युतीय बल में बांधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। Na+ कि Na 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2, 8 में सोडियम धनायन बन जाता है। 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन Cl लेकर 2, 8, 8 क्लोराइड ऋणायन बन जाता है। तो Na+ और ये Cl से क्रिया करके Na+ और Cl- बन जाती है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अब एक आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण में चित्र दर्शाया गया है। मैग्नीशियम 2, 8, 2 मैग्नीशियम 2+, 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम धनायन Cl 2, 8, 7 प्लस इलेक्ट्रॉन Cl- 2, 8 क्लोराइड आयन बनता है। Mg से Cl+ और Cl तो Mg+2 से Cl मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है।